नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा गृह विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 9 में गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हम वस्त्र विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। वस्त्र विज्ञान में हम जानेंगे कपड़ों के तंतु, उनके प्रकार और जीवन में उनका किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। वस्त्र मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से वस्त्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मनुष्य को पेट भरने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार, भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वस्त्र, तन ढकने के लिए और सुरक्षा के लिए हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। इसके बाद मकान, रोटी, कपड़ा और मकान कहावत भी है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए इन 3 महत्वपूर्ण अनिवार्य आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। वस्त्र आदिकाल से ही हम प्रयोग करते आ रहे हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ इनमें परिवर्तन आते गए हैं और गीता में भी कहा गया है कि परिवर्तन को अपनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। पहले समय में जब मनुष्य को वस्त्रों का इतना ज्ञान नहीं था, वे प्रकृति पर ही निर्भर था। प्रकृति के द्वारा पेड़ पौधों की छाल से, उनकी पत्तियों से वस्त्र का निर्माण किया जाता था, जूट से, जिसे आज के समय में भी आपने देखा होगा। चटाइयाँ, बोरी, कट्टे, इन सब को प्राचीन समय में उपयोग किया जाता था वस्त्रों की बात। इसके बाद सूत का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे वैज्ञानिक युग में जैसे हम प्रवेश करते गए, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा हमने बहुत सारे रेशों का निर्माण करना शुरू कर दिया। रेशे यानी तंतु। क्या होते हैं ये तंतु? तंतु कपड़ा बनाने की सबसे छोटी इकाई को तंतु कहते हैं, जिससे हम वस्त्र निर्माण करते हैं। वह तंतु यानी रेशे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा और रसायनों द्वारा दोनों तरह से हम तैयार करके विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तंतु वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है जो वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। ये एक सर के बाल के समान रेशा, एक बाल जैसे हमारे सर का बाल होता है उसके सदृश यानी उसके जैसा दिखने वाला व्यास के पदार्थ की इकाई है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 100 गुना अधिक होती है। इतने लंबे लंबे ये रेशे होते हैं, इनको धागों में बुनकर तैयार कर लिया जाता है। रेशे और रेशे के बाद धागे का निर्माण होता है। इनको बुनकर हम धागा तैयार करते हैं और धागे से पुराने समय में आड़ा आपने देखा होगा, जिसको लंबाई और चौड़ाई में एक सांचा तैयार कर लिया जाता था लंबाई चौड़ाई में, और उस पर इस प्रकार से इसको ताना कहते हैं। ताना, यहाँ पर तंतुओं को बुना जाता है। इधर से बाना, जिस पर इसको तैयार किया जाता था उसको आड़ा कहते थे। आड़े पर वस्त्र का निर्माण किया जाता था, जिस पर ताना और बाना के द्वारा बुनाई करके वस्त्र तैयार किया जाता था, वस्त्र का निर्माण होता था। जब वस्त्र बनकर तैयार हो जाता था, फिर उसको आकर्षक बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर रंगाई का कार्य किया जाता था। ताना बाना पर बुनकर हमारा वस्त्र तैयार हो गया है, उसके बाद हम इसको ये सुंदर दिखे, इसकी सलवटें साफ हो जाएं, इसकी कटाई, बुनाई, छटाई करते हैं और उसके बाद इस पर रंगाई का कार्य शुरू होता है। फिर इसको रंग प्रदान किया जाता है। रंग प्रदान करने के बाद हम इस पर प्रिंटिंग करते हैं। इसको और सुंदर बनाने के लिए अपने सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इस पर पेंटिंग करते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियों की डिज़ाइन, आकृतियाँ आदि, हम कुछ भी इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने वस्त्र के बारे में जाना कि वस्त्र निर्माण कैसे होता है। तंतु, रेशे, रेशों को बुनकर हम धागा तैयार करते हैं और उन धागों से वस्त्र का निर्माण होता है।
रेशे दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित रेशे और रासायनिक रेशे। मानव निर्मित रेशे वह रेशे होते हैं जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से, जैसे कपास के तंतु। कपास के तंतु बीज में होते हैं। आपने देखा होगा कपास के बीज में से रुई जैसा एक छोटा छोटा सा फूल निकलता है, जिनसे लंबे लंबे रेशे निकलते हैं। उन रेशों को बुनकर हम इस प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते हैं। रासायनिक तंतु, ये वह तंतु होते हैं जिनको हम प्रयोगशाला में रसायनों द्वारा तैयार करते हैं, इसलिए इनको रासायनिक तंतु कहते हैं। रेयान के 3 प्रकार होते हैं। जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जूट और कपास। आप यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु 3 प्रकार के हैं, वनस्पति तंतु, प्राणीजन्य तंतु और खनिज पदार्थ के तंतु। वानस्पतिक तंतु वो तंतु होते हैं जो बीज से, तने से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, रुई जैसा तंतु, जूट, लिनिन और हेम तने वाले तंतु होते हैं। और प्राणीजन्य तंतु जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़, बकरी आदि, उनसे हम ऊन और रेशम प्राप्त करते हैं। रेशम शहतूत के पेड़ पर लगने वाले जो कीड़े होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये प्राणीजन्य तंतु में आता है। दूसरा आता है खनिज पदार्थ के तंतु। खनिज पदार्थ आपने सुना होगा, पुराने समय में सोने चांदी के धागों से वस्त्र निर्माण किया जाता था। जी हाँ, ये वही सोने चांदी के तंतु हैं। इनको धात्विक सोना, चांदी और अधात्विक तंतु एम्बिस्टार जैसे आपने देखा होगा एम्बोस पेंटिंग, रबर प्रिंटिंग। एम्बिस्टॉक जो है चट्टानों से तैयार, चट्टानों पर मिलता था, चट्टानों को खुरचकर एम्बिस्टार्स को तैयार किया जाता था। इसके अलावा दूसरा आता है आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कृत्रिम तंतु, जिनको हम प्रयोगशाला में रसायनों द्वारा तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल तंतु में कौन से होते हैं? यांत्रिक विधि से इनको प्रयोगशाला में हम तैयार करते हैं। इसमें रेयॉन, नायलॉन, आर्लान, डेक्रान, एक्रिलॉन और फाइबर ग्लासेस वाले फाइबर्स से तैयार किए हुए वस्त्र आते हैं। रेयॉन से आप सभी परिचित हैं, नायलॉन से जिसके आप सॉक्स पहनते हैं, आर्लान, डेक्रान, एक्रिलॉन हम वाटरप्रूफ कपड़े के बारे में जानते हैं। जैसे आप अपने व्हीकल्स के कवर, आपके स्कूल्स बैग आप वाटरप्रूफ यूज़ करते हैं उनको। ये सब इन रसायनों द्वारा तैयार किए हुए तंतु द्वारा निर्मित वस्त्र ही होते हैं, जिनसे ये ड्रेसेस तैयार की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर चमड़े के कपड़े भी आते हैं, जैसे चमड़े की जैकेट। तो ये तंतु हुए प्राकृतिक तंतु और ये कृत्रिम तंतु। अब प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? प्राकृतिक तंतु जैसे आपको पता चल रहा है कि नाम से ही ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचर द्वारा मिलते हैं। और कृत्रिम तंतु आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, तो इनको मानव निर्मित तंतु भी कहते हैं। इनको मनुष्य प्रयोगशाला में तैयार करता है। प्राकृतिक तंतु विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे पेड़ों की छाल, पत्तियाँ, बीज वाले तंतु। प्राणीजन्य तंतु प्राणियों से तैयार हुए, जैसे रेशम और ऊन, लेदर जैकेट्स, तो प्राणी जगत से प्राप्त हुए और खनिज जो हम सोना चांदी के तारों से मिलकर बनाते हैं। इसके विपरीत दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कृत्रिम तंतु, इनका निर्माण हम प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। हम इसके लिए केमिकल्स रिसर्च करते हैं और उसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर तैयार करते हैं और उससे फिर वस्त्र निर्माण करना शुरू होता है। प्राकृतिक तंतु में सभी गुण प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, इसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर प्रकृति ने इसका वाइट कलर दिया है तो इसका कलर वाइट ही होगा।
लेकिन यहाँ पर हम जो तंतु तैयार कर रहे हैं हम उसको अपनी अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग हम उसको कोई भी कलर शेड कर दे सकते हैं और उसकी कलर शेड टोन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी शेड्स को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रकृति से हमें मिला हुआ है। प्रकृति ने उसका जो शेड हमें प्रदान किया है, हमें वही शेड उसका यूज़ करना होता है। इसके बाद तीसरा आता है प्राकृतिक तंतुओं की लंबाई चमक। प्राकृतिक तंतुओं की लंबाई चमक प्रकृति से प्राप्त होती है, इसलिए हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। इसके विपरीत इधर आर्टिफिशियल फाइबर्स में हम मार्केट की रिक्वायरमेंट, अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको कितना भी घटा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हम खुद तैयार कर रहे हैं। इसके बाद 4th पॉइंट आता है प्राकृतिक तंतु केवल सीमित मात्रा में ही प्राप्त होते हैं। यानी जितनी खेती कपास की हुई है, जूट की हुई है, हमें सिर्फ उतने ही तंतु प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो हम प्रयोगशाला में यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स, उसको हम कितनी भी मात्रा में बना सकते हैं, उसकी मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु में अंतर होता है। जीवन में वस्त्रों की उपयोगिता और महत्व। क्या क्या उपयोगिता होती हैं वस्त्रों की हमारे जीवन में? सबसे पहले तो वस्त्र हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैसे? प्राकृतिक रूप से सबसे पहले वस्त्र शरीर की नग्नता ढकने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर को, हम कितने भी सुंदर हों, लेकिन वस्त्रों के बिना व्यक्ति इतना सुंदर नहीं दिखता। तो वस्त्र सुंदरता प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौसम से, भौगोलिक स्थिति से, पर्यावरण से हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सूती वस्त्र, क्योंकि इनमें सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, एब्जॉर्प्शन पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। सर्दी में इनमें ताप सहने की क्षमता अधिक होती है, तो हम ऊन का प्रयोग करते हैं, ऊनी वस्त्रों का। इस प्रकार से गर्मी और सर्दी, बरसात में ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। गोपनीयता बनाए रखते हैं, हमारे शरीर को ढकने का कार्य करते हैं, जिससे शरीर की गोपनीयता बनी रहती है। सजाने संवारने का कार्य वस्त्र करते हैं, हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करते हैं। जब आप कोई वस्त्र चेंज करते हैं तो आपका उसमें लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से वस्त्र सजाने और संवारने का कार्य करते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखना, समाज में कैसे पता चलता है? वस्त्रों के द्वारा ही पता चलता है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैंने यूनिफॉर्म पहनी है, तो आप जान रहे हैं कि मैं सरस्वती विद्या मंदिर की अध्यापिका हूँ। इस तरह से आप एक डॉक्टर को उसके पेशे से आप कैसे पहचानेंगे कि वो किस पेशे में है? वकील, डॉक्टर, नर्स, हम उसे उसकी यूनिफॉर्म से पहचान लेते हैं और ये समाज में हमें प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, पहचान दिलाते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, आपकी यूनिफॉर्म से पता चलता है कि आप किस स्कूल के विद्यार्थी हैं। सभी स्कूल्स की यूनिफॉर्म कोड अलग अलग होते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे कि पहचान हो सके कि यह छात्र किस स्कूल से है। तो वस्त्र हमें सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान बनाने में भी सहायक होते हैं। अब हम बताएंगे रेयॉन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्फॉक्स और क्यूप्रोनियम। कपास का रेशा मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H10O6 हैं। एग्ज़ाम में इस तरह के छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कपास का रासायनिक सूत्र बताइए। इसके बाद लिलिन का रेशा सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ऊन केराटिन नाम का एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बनी हुई होती है, क्योंकि ये मनुष्य जानवरों की स्किन के ऊपर होता है, जैसे हमारे सर के बाल, नाखून। इसी प्रकार से जानवरों की स्किन के ऊपर जो रेशे होते हैं केराटिन नामक प्रोटीन से युक्त होते हैं और उनके पदार्थ से बनती है, जिससे हम ऊन, चमड़ा
इसमें प्रयोग करते हैं। नायलॉन, नायलॉन का रासायनिक नाम पॉलीमाइट है। इस प्रकार से वस्त्रों के अलग अलग रासायनिक संरचना होती हैं, तो इनके अलग अलग रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम यहाँ पर इनको दिए हुए हैं।